स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण में हम आपको बताएंगे दुनिया की वो खबरें जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पैदा कर रही है एक बड़ी हलचल। हर चिंगारी जो एक अलग देश में नजर आती है वो हम आपको बता रखे हैं। इस वक्त जंग एक अलग रूप में जाती नजर आती है। दुनिया जंग की भट्टी में तप रही है, हर दिशा से बारूद की गंध है, हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई देश झुलस रहे हैं। आइए जंग की तीन बड़ी तस्वीरें, बड़े मोर्चे और बड़े खतरे हम आपको दिखाते हैं जो दुनिया को एक तरह से डरा रखे हैं। और पहली तस्वीर जो सामने आई है वो यूक्रेन से ब्रिटेन तक की। यहाँ ये बड़ी तस्वीर है। यूक्रेन की जंग अब यूरोप की दीवारें लांघ चुकी है क्योंकि ब्रिटेन अब खुलकर जंगी तैयारी में जुट चुका है। लंदन ने अपनी सेनाओं को वॉर रेडी मोड में डाल दिया है। नई मिसाइलें, नई तैनाती और रूस को जवाब देने की नई रणनीति तैयार होती है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया है कि अगर रूस ने यूरोप को छुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। यानी यूक्रेन की आग अब यूरोप के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। अब सवाल ये कि क्या ये तीसरे मोर्चे की शुरुआत है। और जो दूसरी तस्वीर सामने आई वो एशिया से सामने आई है। जी हाँ, यहाँ पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन फिर से भड़क उठे हैं और निशाने पर है डोनाल्ड ट्रंप। किम जोंग उन कहते हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश नॉर्थ कोरिया को उकसा रखे हैं और इसी के साथ में उन्होंने अपने नए हथियारों की झलक दिखा दी है। लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट और परमाणु धमकी का नया दौर। यानी एक बार फिर वही पुराना खेल, डर दिखाओ, ताकत दिखाओ और दुनिया को संदेश दो। किम के मिसाइल टेस्ट से वॉशिंगटन में हलचल है। ट्रंप का जवाब, जो उकसाएगा वो पछताएगा। दुनिया की निगाहें अब प्योंगयांग पर है क्योंकि यहाँ हर बटन के पीछे एक न्यूक्लियर डर है। और आइए तीसरी तस्वीर गाजा की धरती से, जहां पर अब नया समीकरण बनता हुआ नजर आता है क्योंकि हमास और फतह जो सालों से आमने सामने थे अब एक साथ आ गए हैं। जी हाँ, ये नया गठबंधन बन रहा है और इस गठबंधन ने इजराइल में हड़कंप मचा दिया है। गाजा और वेस्ट बैंक की सियासत अब एक सुर में बोल रही है और ये सुर सीधे इजराइल के खिलाफ उठ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट पर हैं, सीमा चौकियां सख्त कर दी गई है क्योंकि अगर हमास की ताकत और फतेह का नेटवर्क एकजुट हुआ तो मिडिल ईस्ट की राजनीति फिर से पलट सकती है। तो ये है जंग की तीन अलग अलग तस्वीरें, एक यूरोप, एक एशिया और एक मिडिल ईस्ट की। हर तस्वीर एक चेतावनी, दुनिया शांति से दूर जाती है और हथियारों के साए में लौट रही है। अब सवाल ये नहीं कि आखिर कहां जंग होगी, अब सवाल ये है कि आखिर कब तक बचेगी दुनिया इस जंग से। चलिए शुरुआत करते हैं आक्रमण की बड़ी खबर के साथ में। और आक्रमण की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से, वॉर ब्रेकिंग, रूस और नाटो के बीच तनाव से जुड़ी है। जी हां, रूस और नाटो के बीच में तनाव है। रूस के खिलाफ ब्रिटेन की जंगी तैयारी नजर आती है। रूस के करीब एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती कर दी गई है और ये तैनाती बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश युद्धपोत पर 24 फाइटर जेट तैनात कर दिए गए हैं। रूसी हमलों की आशंका को देखते हुए और भी ज्यादा अब सतर्क है। तो रूस और नाटो के बीच में तनाव से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। रूस के खिलाफ ब्रिटेन ने हल्ला बोल जंग की तैयारी कर दी है। रूस के करीब है एयरक्राफ्ट कैरियर की बड़ी तैनाती। और इसी बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए। अगली बड़ी खबर भी युद्ध के मैदान से आई है, ब्रिटेन से जुड़ी हुई बड़ी खबर। तो अगली वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। ब्रिटेन की रूस को बहुत बड़ी चेतावनी है। ब्रिटिश एयर चीफ मार्शल ने यह बड़ी चेतावनी दे दी है। यूरोपीय देश अब सुरक्षित नहीं है। ये बड़ी बात कही गई है। यूरोप में शांति की कोई गारंटी नजर नहीं आती। ये बड़ी चेतावनी है। ब्रिटिश एयर चीफ मार्शल यूरोपीय देश को लेकर अब बड़ी बात कहते हैं। नाइटन मार्शल जो कि ब्रिटिश एयर चीफ हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि यूरोप में शांति की गारंटी नहीं। उनकी ये बात समझिए कितनी ज्यादा गंभीर है। ये एक तरह से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव और रूस बनाम नाटो के बीच में चल रहे तनाव के बीच ये बड़ी बात कही गई जो इस तरह से इसको और स्पष्ट कर देता है कि आने वाले वक्त में ये युद्ध और होगा विध्वंसक। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रिटेन आखिर क्यों हुंकार भर रहा है।
है रूस के खिलाफ, उस बात को आप समझिए कि किस रूप में अब ब्रिटेन और रूस के बीच की ये तल्खी बढ़ती हुई नजर आती है। दरअसल रूस में तनाव है, भूमध्य सागर में ब्रिटेन की सैन्य डिप्लॉयमेंट यहां पर की गई, इससे एक बड़ा तनाव नजर आता है। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर, जिस पर 24 F-35B फाइटर जेट्स तैनात कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि भूमध्य सागर में ब्रिटेन, अमेरिका और इटली की वॉर ड्रिल भी यहां पर नजर आती है। अब समझिए इस तैनाती का आखिर अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। इस पूरी टेंशन के बीच में रूस को सीधे सीधे सख्त संदेश दिया जा रहा है। बड़ी जंग से पहले सैन्य शक्ति को परखा जा रहा है और इसीलिए एक अलग तरह का तनाव यूके की हुंकार के साथ रूस को इस रूप में नजर आता है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, वो खबर वॉर ब्रेकिंग जो आई है युद्ध के मैदान से। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि रूसी खतरे से सतर्क हो चुकी है जर्मन की बड़ी तैयारी है। सेना में 80,000 लोगों की भर्ती की जा रही है। जी हाँ, जर्मनी के रक्षा मंत्री की बहुत बड़ी चेतावनी है। जर्मनी को जंग के लिए तैयार रहना होगा, ये बात स्पष्ट कही जा चुकी है। जर्मनी भी तैयार रहे रूस के खिलाफ, क्योंकि रूस कर रहा है बड़ी तैयारी और इसी तैयारी और इसी विध्वंस को देखते हुए अब जर्मनी कर रहा है 80,000 भर्तियां। अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने की कोशिश जर्मनी की तैयारी है। और आइए मैं आपको बताती हूं कि रूस के खिलाफ जर्मनी की जंगी तैयारी क्या है, जो रूस पर आने वाले वक्त में भारी पड़ सकती है। दरअसल बड़े पैमाने पर सेना की भर्ती जर्मनी की तरफ से की जा रही है और ये इस बात को दर्शाता है कि कितनी मजबूत तैयारी है। नाटो रूस में जंग की आशंकाओं के बीच में जर्मन ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अंजाम दे रहा है। अभी 2035 तक सेना में 80,000 लोगों की भर्ती की प्लानिंग यहां पर जर्मनी की तरफ से की गई है। और समझिए यहां पर जिस तरह से 2035 तक और सैन्य ताकत को बढ़ाया जाएगा और इसी बीच 2,60,000 नियमित सैनिक तैयार करने की भी कोशिश जर्मनी की यहां पर नजर आती है। तो ये अपने आप में जर्मनी के लिहाज से ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 2.5 लाख से ज्यादा नियमित सैनिक तैयार करने की एक तरह से यहाँ पर जर्मनी की तैयारी नजर आती है। और स्टैंड बाय टीम अलग है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक बड़ी टुकड़ी अलग नजर आती है और ये दर्शाता है कि किस रूप में आने वाले वक्त में भी रूस बनाम नाटो एक अलग रूप में नजर आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर आक्रमण में जान लीजिए, वॉर ब्रेकिंग। तो जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, नाटो नहीं चाहता रूस से डायरेक्ट वॉर हो। नाटो के पूर्व महासचिव की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा किया गया है। नो फ्लाई जोन ज़ेलेंस्की चाहते थे, ये बड़ी बात कही गई। रूस के डर से नाटो ने सीधे सीधे इनकार कर दिया था और जंग से जुड़ा हुआ ये बड़ा खुलासा हो सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग और जो तनाव नजर आया, इस सारी चीजों के बीच में नाटो को लेकर एक बड़ी बात कही गई है। यहाँ पर नाटो के पूर्व महासचिव की तरफ से नाटो नहीं चाहता था कि रूस से डायरेक्ट वॉर हो और ये बात स्पष्ट कही गई। ज़ेलेंस्की को लेकर उन्होंने कहा कि दरअसल ज़ेलेंस्की नो फ्लाई जोन चाहते थे और उसके लिए रूस बिल्कुल तैयार नहीं था। रूस के डर से नाटो ने सीधे सीधे इनकार कर दिया। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि रूस का रौद्र रूप किस रूप में नजर आता है और नाटो में खौफ आखिर क्यों बढ़ चुका है। और रूस के जो खासतौर से नाटो के जो महासचिव है उनकी तरफ से जो बड़ी बातें कही गई, उससे तो ये स्पष्ट ही हो जाता है। दरअसल नाटो के पूर्व महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। उनका कहना है कि रूस से सीधे जंग करना बिल्कुल नहीं चाहता नाटो। ज़ेलेंस्की ने दरअसल यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू करने की अपील की थी और इतना ही नहीं, नाटो ने रूस के डर से ही यूक्रेन एयर स्पेस बंद करने से सीधे सीधे इनकार कर दिया था। उन्होंने ये भी बताया कि यूक्रेन के एयर स्पेस को बंद करने से रूस के साथ में सीधी जंग हो जाती अगर यूक्रेन का एयर स्पेस बंद कर दिया जाता। नाटो फाइटर जेट्स को यूक्रेन एयर स्पेस में तैनात करना पड़ता, ये बात भी स्पष्ट कही गई। और अगर ऐसा होता तो ये रूस को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। नाटो के मना करने का कारण भी जरा समझिए। अब रूसी मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट करना पड़ता
रूस के एयर डिफेंस को नष्ट करना पड़ता, रूस नाटो देशों पर जवाबी बड़ा हमला जरूर करता अगर ऐसा हो जाता जो ज़ेलेंस्की चाहते थे। और यानी कि ये कहा जाए कि इस पूरे युद्ध का जो एक बड़ा मुख्य हिस्सा है वो यहाँ पर पूर्व जो महासचिव रहे हैं नाटो के, उनकी तरफ से बात बता दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर भी रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ही है। बड़ी खबर वर्ल्ड ब्रेकिंग। और बड़ी खबर है, रूसी सेना का ज़ैपोरिज़िया में बड़ा अटैक हुआ है। बड़ी खबर, रूस की सेना ने यूक्रेन पर बड़ा हमला बोला है। ज़ैपोरिज़िया में बड़ा अटैक है। टैंक से यूक्रेनी ठिकानों पर विध्वंसक हमला किया गया है। रूस के हमले में यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। देखिए तस्वीर। दरअसल ये जो आपको इमारत नजर आ रही है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर यूक्रेन के जो सैनिक है उन्होंने अपना ठिकाना बनाकर रखा था और उस जगह को टारगेट किया, मिसाइल यहाँ पर मिसाइल से बड़ा हमला किया और उसके बाद में टैंक के माध्यम से यूक्रेनी ठिकानों पर कैसे एक एक करके विध्वंसक हमला बोला है। कुल मिलाकर ये समझिए कि ये पूरा जंग, ये पूरा एक युद्ध अभी थमता नजर नहीं आता। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें। बड़ी खबर, आक्रमण में डोनेट्स्क पर रूस ने जबरदस्त अटैक किया। एक बार फिर से यही तस्वीर नजर आती है, चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। म्यानहेराट शहर पर किस रूप में भीषण ड्रोन अटैक हुआ, रिहायशी इलाकों को सीधे सीधे टारगेट किया गया। ड्रोन अटैक से रिहायशी इलाकों में जमकर तबाही नजर आती है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दरअसल यही वो तस्वीर है जो कि दर्शाती है कि किस रूप में यहाँ पर बड़े हमले रूस बनाम यूक्रेन जंग में होते हुए नजर आते हैं। तो रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन को जंग के मलबे में बदल दिया है। खार्किव, ज़ैपोरिज़िया दोनों शहरों पर रूस ने आग बरसा दी। रात भर मिसाइलें, ड्रोन बरसते रहे और सुबह जब धुआं छटा तो सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आया, लाशें और सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ था। रूस की ये बमबारी अब आम हो चली है। हर दिन हर रात किसी न किसी शहर पर हमला। खार्किव में रिहायशी इलाके जल उठे, ज़ैपोरिज़िया में सैन्य डिपो राख बन गए। यूक्रेन ने कहा कि ये तो सिर्फ हमला था और ये सिर्फ हमला इसको मत आंकिए, बल्कि ये आतंक है। लेकिन रूस का कहना है कि हम अब नहीं रुकने वाले, यानी जंग की आग फिर भड़क चुकी है और इस बार लपटें और ऊंची होगी। ये आवाज, ये सायरन, ये धुआं, ये आग, फिर से वही तस्वीर, वही डर, वही जंग का मंजर। रूस ने एक बार फिर आसमान से आग बरसाई है। यूक्रेन के शहर जल रहे हैं, धरती कांप रही है। खार्किव से ज़ैपोरिज़िया तक चारों तरफ सिर्फ बम और बस बम। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव, जहां कभी ट्रॉम की घंटियां बजती थी, अब मिसाइल अलार्म गूंजते हैं। रूस के ग्लाइड बम अटैक ने इस शहर की नींद छीन ली है। देर रात आसमान से बम गिरे, पलक झपकते ही पूरी कॉलोनी मलबे में तब्दील हो गई। चश्मदीद बताते हैं कि पहला धमाका इतनी जोर का था कि खिड़कियों के शीशे कई किलोमीटर तक टूट कर गिर गए। फिर दूसरा बार जिसने आग का दरिया फैला दिया।
सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि एक शख्स की मौत, कई घायल, लेकिन जमीन पर हालात देखकर लगता है ये गिनती बहुत छोटी है। ये हमला सिर्फ हमला नहीं था, ये एक संदेश था कि रूस अब सीमा तक सीमित नहीं है। अब वो शहरों के दिल पर निशाना साध रहा है। अब बात उस हथियार की जिसने यूक्रेन के आकाश को नरक में बदल दिया, ग्लाइड बम। रूस का नया विनाशक औजार। ये बम लड़ाकू विमानों से छोड़ा जाता है जो 50 से 70 किलोमीटर दूर से गिराया जा सकता है। एक बार छोड़े जाने के बाद ये बम खुद फिसलकर जीपीएस की मदद से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। कहने को ये बम पुराने हैं, लेकिन अब इन्हें स्मार्ट बना दिया गया है। सिर्फ 2 मिनट में पूरी इमारत उड़ा सकते हैं, वो भी बिना पायलट के खतरे में पड़े। और यही वजह है कि रूस अब बार बार ग्लाइड बम का इस्तेमाल कर रहा है। कम लागत, ज्यादा तबाही। युद्ध की इस नई रणनीति ने यूक्रेन के लिए रातों की नींद छीन ली है। दूसरी तरफ यूक्रेन के दक्षिण पूर्व का शहर ज़ेपोरिज़िया, जहां हर रात ड्रोन बमबारी हो रही है। अगर खार्किव में ग्लाइड बम गिर रहे हैं तो ज़ेपोरिज़िया पर शायद ड्रोन बरस रहे हैं। पिछली रात ही रूस ने यहाँ 50 से ज्यादा ड्रोन छोड़े। रक्षा प्रणाली ने कई को मार गिराया, लेकिन कुछ ड्रोन पार निकल गए और उन्होंने रिहायशी इलाकों को निशाना बना डाला। बिजली की सप्लाई ठप, पानी के टैंकर फटे, अंधेरा और डर यही अब ज़ेपोरिज़िया का चेहरा बन चुका है। यहाँ अब कोई रात शांति से नहीं बीतती। हर सायरन, हर छत की खड़खड़ाहट युद्ध की आहट बन चुकी है। रूस ने अब सिर्फ शहरों पर नहीं, बल्कि यूक्रेन के सैन्य डिपो पर भी कहर बरपा दिया है। पूर्वी यूक्रेन में कई म्यूनिशन डिपो पूरी तरह से तबाह हो गए। गोला बारूद के गोदाम धू धू कर जल उठे। हजारों टन विस्फोटक एक साथ भभक उठे। इस हमले ने यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन पर भारी असर डाला है। रूस का लक्ष्य साफ है, सिर्फ हमला नहीं बल्कि रसद व्यवस्था को तोड़ना। वो चाहता है कि यूक्रेन के सैनिकों तक हथियार ना पहुंचे, ईंधन खत्म हो और मोर्चे कमजोर पड़ जाएं। यह रणनीति धीरे धीरे असर दिखा रही है। यूक्रेनी सेना ने माना कि कई फ्रंट पर गोला बारूद की कमी हो रही है, यानी रूस ने सप्लाई चौक की जंग शुरू कर दी है। अब बात रूस की चाल की, जिसका लक्ष्य सिर्फ तबाही नहीं, कब्जा भी है। डोनेस्क, लुहांस्क और खार्किव के इलाकों में रूस ने छोटे छोटे गांवों पर कब्जे का दावा किया है। यूक्रेन कहता है कि ये प्रचार है, लेकिन रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। जहां पहले दिन में 2-3 हमले होते थे, अब 24 घंटे में 50 से ज्यादा बारूद बरसाया जा रहा है। रूस की रणनीति साफ है, धीरे धीरे टुकड़ों में हर मोर्चे को कमजोर करना और फिर कह देना ये इलाका हमारा है।
ये जंग अब सिर्फ मोर्चे की नहीं रही, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध बन चुका है, जहां हर धमाका, हर अलार्म यूक्रेन की जनता के हौसले पर वार कर रहा है। जंग की सबसे बड़ी कीमत हमेशा आम लोग चुकाते हैं और आज वही हो रहा है। खार्किव में स्कूल ढह गए, ज़ेपोरिज़िया में अस्पताल जल गए, बुजुर्ग और बच्चे सब बेघर हो गए। सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं, लेकिन राहत एजेंसियां बताती हैं बीते एक हफ्ते में सिर्फ खार्किव और ज़ेपोरिज़िया में 10,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। हर सायरन के साथ लोग बंकरों की ओर भागते हैं। हर सुबह नई खबर, फिर हमला हुआ, हर रात वही डर, अब अगला कहां गिरेगा। जिन गलियों में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ सायरन की आवाज है। जिन घरों में शाम को दिए जलते थे, अब वहां सिर्फ आग की लपटें हैं। दुनिया देख रही है, लेकिन दुनिया खामोश है। यूएन से लेकर नेटो तक सब बयान दे रहे हैं, लेकिन हालात बदल नहीं रहे। यूक्रेन लगातार पश्चिम से मदद की गुहार लगा रहा है। ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम, ज्यादा लंबी दूरी के हथियार, लेकिन रूस की मिसाइलें हर दीवार पार कर जा रही है। अमेरिका और यूरोप कह रहे हैं कि हम साथ हैं, पर सवाल ये है कि कब तक सिर्फ शब्दों से जंग लड़ी जा सकती है। रूस अब वही कर रहा है जो वो चाहता था। धीरे धीरे यूक्रेन के चारों तरफ घेरा कसना, ग्लाइड बम और ड्रोन अटैक के जरिए वो यूक्रेन के एयर डिफेंस को कमजोर कर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि रूस अब शहरी युद्ध की तैयारी में है। मतलब आने वाले हफ्तों में लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि शहर दर शहर लड़ी जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया एक बार फिर 2022 जैसे दौर में लौट जाएगी, जहां हर रात मौत का साया तैरता था, हर सुबह सिर्फ मलबा मिलता था। खार्किव का मलबा, ज़ेपोरिज़िया का धुआं, ये सिर्फ जंग नहीं, इंसानियत की हार है। हर बम के साथ, हर ड्रोन के साथ कुछ सपने मर रहे हैं, कुछ जिंदगियां बुझ रही हैं। लेकिन सवाल वही, कब खत्म होगी ये जंग? कब खत्म होगी ये आग? कब थमेगी ये आवाजें? कब लौटेगा आसमान अपने नीले रंग में? रूस की गोलीबारी जारी है, यूक्रेन की जंग जारी है, और दुनिया बस देख रही है, क्योंकि इस जंग का कोई विजेता नहीं, सिर्फ पीड़ित है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो बड़ी तैयारी रूस और यूक्रेन की तरफ से हर स्तर पर की जा रही है, अन्य देशों का सपोर्ट पाते हुए। इसी बीच एक बड़ी खबर जंग से जुड़ी हुई, आपको बता दूं, रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई बड़ी खबर। रूस ने यूक्रेन के सूमी पर विध्वंसक प्रहार किया है। रूसी अटैक से सूमी में कोहराम मच गया है, और उसकी तस्वीरें जो सामने आई हैं वो दर्शाती है कि यहाँ पर यह धमाका कितना ज्यादा खतरनाक था। हमले के बाद में पूरा का पूरा सूमी इलाका दहल उठा है। यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर अटैक और भी ज्यादा सटीक हो गए। हमले के बाद से पूरा का पूरा सूमी इलाका दहल उठा। वहीं यूक्रेन में रूस की बारूदी बौछार नजर आती है। इस समय की एक और बड़ी खबर, आक्रमण की जान लीजिए। रूस की बारूदी
बारूदी बौछार लगातार जारी। दरअसल यूक्रेन में प्रोवोक्स शहर में रूस ने भयंकर हमला किया और यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया गया। ड्रोन हमले से पूरा का पूरा यूक्रेन एक कहा जाए कि एक दहशत में है। ड्रोन हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। प्रोकोवस्क शहर रूस का, यहाँ पर रूस के हमले से एक बार फिर से दहशत में है। रूस का हमला प्रोकोवस्क शहर में हुआ और देखिए किस तरह से जोरदार धमाका और उसके धमाके की दमक दूर तक महसूस की जा सकती है। आक्रमण में बढ़ते हैं आगे। तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर से दुनिया में टेंशन बढ़ा रहे हैं। किम जोंग उन ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर जहर उगला है जमकर और साथ ही हथियारों की धौंस भी दिखा दी। नए मिसाइल टेस्ट, न्यूक्लियर धमकी और बयानबाजी। किम एक बार फिर वही पुराना खेल खेल रहे हैं, डर दिखाओ और सौदे पाओ। प्योंगयांग ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और सियोल ने मिलकर सैन्य अभ्यास जारी रखा तो इसका भारी नुकसान जो है वो मिलेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जवाब भी मिलेगा। यानी एशिया के आसमान पर एक बार फिर से मंडरा रहा है किम के न्यूक्लियर खतरे को और पूरी दुनिया एक बार फिर से उसकी उंगली पर रखे हुए लॉन्च बटन से डरी हुई है। जब किम जोंग उन का गुस्सा सर पर चढ़ता है तो दुनिया कांपती है, आसमान फटता है और समंदर आग उगलता है। उत्तर कोरिया के तानाशाह की सनक फिर लौट आई है। इस बार निशाने पर है अमेरिका और दक्षिण कोरिया। वो अमेरिका जिसने उसकी सीमाओं के पास अपनी ताकत झोंक दी और वो दक्षिण कोरिया जो अब अमेरिका की ढाल बन चुका है। लेकिन किम को कौन रोक सकता है, क्योंकि जब किम जोंग का गुस्सा फटता है तो वो सिर्फ एक धमकी नहीं देते, इतिहास लिख देते हैं। तनाव पहले से था, लेकिन आग तब लगी जब अमेरिका ने मैदान में एंट्री मारी। अमेरिकी विमान वाहक पोत दक्षिण कोरिया की धरती पर लंगर डाले हुए हैं, फाइटर जेट्स गड़गड़ा रहे हैं और सियोल में अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों की बैठक ने कोरियाई सीमा पर जंग की गंध भर दी है। तो फिर किम का भड़कना लाजमी था। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने मेरी सीमा की तरफ देखा भी तो आसमान से आग बरसेगी। अब बौखला चुके हैं। उनकी आंखों में वो ज्वाला है जो किसी भी वक्त फट सकती है। उन्होंने कहा, हम वो कार्रवाई करेंगे जो इतिहास बनेगी। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये था किम का ऐलान जंग। और कुछ ही घंटों में धमाका हुआ। आसमान में आग के गोले उठे, मिसाइलें समंदर चीरती हुई आगे बढ़ी और सिर्फ 48 घंटे के अंदर 2 मिसाइल टेस्ट कर उत्तर कोरिया ने बता दिया कि वो अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं।
दागी गई मिसाइलें समंदर के सीने को चीरती हुई निकली, लौट कर आई तो वो तस्वीरें जिन्हें देखकर पूरा विश्व हिल गया। हर रडार पर एक ही आवाज, लॉन्च कंफर्म। हर राजधानी में एक ही डर कि फिर से पागल हो गया है। पहली बार नहीं है। किम जोंग की ये सनक पुरानी है। कभी ट्रंप को चेतावनी देते हैं तो कभी परमाणु बटन की तस्वीर दिखाकर डराते हैं, और जब उनके गुस्से का पारा चढ़ता है तो वो दुनिया की किसी भी ताकत की परवाह नहीं करते। किम ने पहले भी कहा था कि हम डर नहीं दिखाते, हम डर बनाते हैं, और फिर वही दौर लौट आया है। इस बार आग की वजह भी अमेरिका ही है। अमेरिका ने लगाया नया प्रतिबंध उत्तर कोरिया के वैज्ञानिकों, संस्थानों और नागरिकों पर। वाशिंगटन ने कहा कि ये देश मानवाधिकारों का हत्यारा है, लेकिन किम ने इसे अपनी ताकत पर हमला माना, और बस अगले ही दिन मिसाइलें लोड हुई और उत्तर कोरिया ने दुनिया को दिल दहला दिया। किम का गुस्सा अब शब्दों से बाहर निकल चुका है। वो कहते हैं कि अगर अमेरिका अपनी ताकत दिखाएगा तो हम उसकी ताकत जला देंगे। उनके लिए ये सिर्फ रक्षा नहीं, ये उनकी ईगो की लड़ाई है। वो अपनी छवि को अजेय नेता बनाकर रखना चाहते हैं, और यही कारण है कि हर पाबंदी के जवाब में वो एक मिसाइल चलाते हैं। जापान में सायरन बज उठे। दक्षिण कोरिया की सड़कों पर खामोशी है। यूएन में हड़कंप है। और किम के देश में जश्न, क्योंकि वहां हर मिसाइल लॉन्च विजय कहलाता है। किम ने अपने देश को सिखाया है कि डराना ही शक्ति है, और आज दुनिया उस शक्ति के साए में जी रही है। किम जोंग उन, वो नेता जो खुद को भगवान कहते हैं, जो अपने देश में तारीफ का कानून चला चुके हैं। वो चाहते हैं कि हर बच्चा, हर सैनिक उसका नाम सुबह शाम ले। उसके देश में कोई विरोध नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक ही जवाब, किम सही है। तानाशाही का ऐसा नमूना जो अब 21वीं सदी में भी दुनिया को 1940 की याद दिला रहा है। तो वही रक्षा विशेषज्ञों की माने तो किम की नई मिसाइलों की रेंज 4000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। मतलब अब सिर्फ दक्षिण कोरिया या जापान नहीं, बल्कि अमेरिका के ठिकाने भी निशाने पर हैं। किम के पास वो बटन जिसे
दबाते ही पूरा एशिया धुएं में बदल सकता है। एक तरफ अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, फाइटर जेट्स, विमान वाहक पोत और संयुक्त अभ्यास। दूसरी तरफ किम जोंग ने अपनी सेना को पूर्ण तैयार कर दिया है। हर बंकर, हर बेस अलर्ट पर है। उत्तर कोरिया कह रहा है, अगर हमला हुआ तो जवाब नहीं, तबाही देंगे। ये सिर्फ दो देशों का टकराव नहीं है, ये महाशक्तियों का पावर गेम है। एक तरफ अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया और उसका समर्थन करता चीन। पूरा एशिया अब जैसे एक शतरंज बन चुका है, जहां हर चाल परमाणु डर से भरी हुई है। किम जोंग उन वो तानाशाह जिसके फैसलों में दुनिया की नींद उड़ जाती है। एक आदेश और दर्जनों मिसाइलें आसमान में, कभी हंसी के बीच जंग का ऐलान, कभी भाषण में परमाणु हमले की धमकी। कहा जाता है कि किम का मूड ही दुनिया की शांति तय करता है। दुनिया जानती है कि किम की राजनीति डर पर टिकी है। उन्हें पता है कि डर ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। वो जानते हैं कि अगर दुनिया डरती रहेगी तो कोई उनकी सत्ता छीन नहीं सकता। इसलिए वो बार बार मिसाइलें चलाते हैं, बार बार तस्वीर जारी करते हैं, ताकि दुनिया भूल न जाए कि अब भी खतरनाक है। लेकिन इस मिसाइल लॉन्च के पीछे सिर्फ सनक नहीं, भू राजनीति भी है। चीन चुप है, रूस मौन है और अमेरिका भड़क उठा है। हर देश अपने हिसाब से चाल चल रहा है, क्योंकि सब जानते हैं अगर किम का गुस्सा फूटा तो एशिया नहीं, पूरी दुनिया फटेगी। साल 2017 याद कीजिए, जब किम जोंग ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। पूरी दुनिया दहल गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने आपात बैठक बुलाई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद किम ने फिर मिसाइलें चलाई। इतिहास गवाह है कि किम को रोकने की कोशिशें जितनी बढ़ी, उनकी सनक उतनी ही तेज होती गई। दरअसल किम जोंग अब किसी सीमा को नहीं मानते। वो कहते हैं, हम किसी के आदेश से नहीं, अपने निर्णय से चलते हैं। वो खुद को एक मिसाइल से ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं और जब बोलते हैं उनके हर शब्द में बारूद झलकता है। वो अपने सैनिकों से कहते हैं, अगर दुनिया झुके नहीं तो उसे झुकाओ। तो अमेरिका ने भी साफ कर दिया कि अब हर मिसाइल लॉन्च का जवाब मिलेगा। विमान वाहक पोत तैनात है, संयुक्त युद्ध अभ्यास जारी है और सियोल में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी किम के दिल में आग लगा रही है। वो हर बार चेतावनी दे रहे हैं, अगर अमेरिका ने सीमा पार की तो दुनिया उसकी राख देखेगी। अब हालात जंग के मुहाने पर है। कोरियाई प्रायद्वीप बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। एक चिंगारी और सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि किम की मिसाइलें अब सिर्फ टेस्ट नहीं, संदेश है। संदेश की उत्तर कोरिया अब झुकने वाला नहीं है। किम के रौद्र रूप को देखकर विशेषज्ञ मानते हैं कि किम अपनी ताकत दिखाकर अमेरिका को बातचीत के लिए मजबूर करना चाहता है। हर बार जब अमेरिका दबाव बनाता है, किम धमाका करता है और फिर बातचीत की मेज सजती है, जहां वो सौदेबाजी करते हैं। यानी ये मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं, राजनीतिक सौदे की गोली है। लेकिन इस बार किम का गुस्सा कुछ ज्यादा गहरा है, क्योंकि अब वो सिर्फ संदेश नहीं दे रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं अमेरिका को, दक्षिण कोरिया को और दुनिया को। किम की आंखों में वो नफरत है जो किसी भी पल विस्फोट बन सकती है। बात मिडिल ईस्ट की, जहां पर हालात एक बार फिर से गर्म हैं। हमास और फतह, जो दशकों से एक दूसरे के विरोधी रहे, अब एक साथ आ गए हैं। दोनों गुटों ने इजराइल के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने की घोषणा की, यानी कि गाजा और वेस्ट बैंक अब पहली बार एक ही राजनीतिक सुर में बोल रहे हैं। और इस गठबंधन को लेकर इजराइल में खलबली मच गई। सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट पर हैं और सीमाओं पर तैनाती बढ़ा दी गई है। हमास के हथियार और फतह का राजनीतिक नेटवर्क अगर एक साथ चला तो ये यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल सकता है। ये तस्वीरें दुनिया के लिए चौंकाने वाली है।
क्योंकि जो दुश्मन कभी एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे, वो आज गले मिल रहे हैं। मतलब यह है कि हमास और फतह, दो धुर विरोधी, अब एक हो गए हैं। गाजा की मिट्टी पर अब वो हाथ जुड़े हैं जिनके 20 सालों से सिर्फ नफरत थी। और इसी तस्वीर ने इजराइल को तिलमिला दिया है। तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन तक हलचल तेज है, क्योंकि अगर हमास और फतह एक हो गए तो इसका मतलब है अब फिलिस्तीन राजनीति में नया भूचाल आने वाला है। इजराइल गुस्से में है, आईडीएफ हाई अलर्ट पर है और नेतन्याहू के कैंप में खामोशी से आग धधक रही है। याद कीजिए, जब काहिरा का मंच सजा था, मौका मध्यस्थता का था, 2 दिन चली वार्ता और निकला एक बम जैसा फैसला। हमास और फतह ने मिलकर कहा, अब गाजा के प्रशासन के लिए बनेगी एक स्वतंत्र तकनीकी समिति, एक ऐसी समिति जो ना हमास की होगी ना फतह की, बल्कि गाजा के लोगों की होगी। लेकिन इजराइल के लिए यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि गाजा में किसी भी नई सत्ता का मतलब है इजराइल के प्रभाव का अंत। और अब जब हमास ने कहा अगर गाजा में किसी और ने हुकूमत चलाने की कोशिश की तो हम कत्लेआम करेंगे और इतिहास दोहराएंगे, तो ये चेतावनी नहीं, खुला युद्ध का ऐलान है। याद कीजिए गाजा युद्ध के वो पल जब आसमान से आग बरसती थी, मकान मलबे में बदले थे और हजारों बेगुनाह जानें चली गई थी। उस वक्त भी हमास अकेला पड़ा था, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। अब हमास अकेला नहीं है, उसके साथ खड़ा है फतह का पूरा राजनीतिक ढांचा। और यही इजराइल के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है। दोनों ने कहा कि अब गाजा की देखरेख में किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं चलेगा। मतलब साफ है, अमेरिका या इजराइल कोई भी गाजा के प्रशासन में उंगली नहीं कर सकता। हमास नेता मूसा अबू मरजूक ने सीधे तौर पर कहा कि अगर किसी और की सेना गाजा में आई तो हम बंदूक नहीं, तोप से जवाब देंगे। यानी अब गाजा फिर बारूद पर बैठा है। हमास का गुस्सा उफान पर है। उसके कमांडर खुलकर कह रहे हैं, हम हथियार नहीं डालेंगे, हमारा जिहाद अब रुकने वाला नहीं है। फतह के नेता भी इस बार पीछे नहीं है। वो कह रहे हैं, हम अब एक हैं और हमारी लड़ाई आखिरी होगी। यानी बारूद तैयार है और बस एक चिंगारी बाकी है।
सबके बीच इजराइल गुस्से से लाल है। पीएम नेतन्याहू ने आपात बैठक बुलाई। आईडीएफ को आदेश मिला, किसी भी हमले के लिए तैयार रहो। तेल अवीव के बंकरों में रणनीति बन रही है। सीमा पर ड्रोन उड़ रहे हैं और हर रडार गाजा की तरफ घूम रहा है, क्योंकि अब इजराइल जानता है इस बार दुश्मन एक नहीं दो हैं। ये गठबंधन कोई संयोग नहीं, ये रणनीति है। हमास और फतेह जानते हैं कि गाजा युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिलिस्तीन की छवि टूटी है। अब वो चाहते हैं कि एक नया चेहरा दिखाना, एक नई एकता, एक ऐसा मोर्चा जो इजराइल की हर नीति को चुनौती दे सके। लेकिन इजराइल को लगता है ये सिर्फ एकता नहीं, साजिश है। अमेरिका ने इस समझौते को चिंता का विषय कहा है। पेंटागन ने कहा कि हमास एक आतंकी संगठन है, उसके साथ किसी भी राजनीतिक साझेदारी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फतेह ने जवाब दिया, हम अब अपनी जमीन पर खुद फैसले लेंगे। यानी अब मामला सिर्फ गाजा का नहीं है, अब ये अमेरिका बनाम फिलिस्तीन का भी मसला बन गया है। गाजा की गलियों में गुस्सा भी है। लोग कह रहे हैं हमारे शहर पर अब किसी और का हुक्म नहीं चलेगा। हर दीवार पर बस एक ही नारा है, आजादी, आजादी और आजादी। भीड़ में जोश है, चेहरों पर बारूद का रंग है और हर हथियार हमास के झंडे तले तैयार है। काहिरा में बनी जो स्वतंत्र तकनीक समिति है, उसका काम गाजा का दैनिक प्रशासन संभालना है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये समिति चलेगी? क्योंकि हमास कह रहा है सत्ता हमारी है, फतह कह रहा है हम निगरानी करेंगे, और इजराइल कह रहा है कोई भी फैसला हमारे खिलाफ हुआ तो नतीजा तबाही होगा। उधर संयुक्त राष्ट्र शांति की बात कर रहा है। मिस्र कह रहा है हम मध्यस्थ हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर देश का अपना एजेंडा है। अरब लीग इस एकता को उम्मीद बता रहा है, जबकि इजराइल इसे खतरा कह रहा है। इस सब के बीच हमास मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो जानता है उसका प्लान काम कर गया। हमास ने साफ कहा कि हम हथियार नहीं डालेंगे, यानी जंग का दरवाजा अब भी खुला है। उनके पास रॉकेट्स हैं, टनल्स हैं, सैकड़ों कमांडो हैं और उस जोश से भरी आवाम है जो हर हमले को जिहाद मानती है। इजराइल जानता है अगर ये आग फिर भड़की तो गाजा एक बार फिर नरक बन जाएगा। और आक्रमण में अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल क्या है जान लीजिए। आज का सवाल है, किस शहर पर परमाणु हमला हुआ था? आपके सामने दो ऑप्शन है, पहला है लाओस और दूसरा है हिरोशिमा। इन दोनों में से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो अपना फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।
बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल की विजेता है योगिता, जो कि राजस्थान अजमेर की रहने वाली है। योगिता जी, इंडिया डेली टीम की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।